नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं 5 की बात। भारत सरकार ने दवा कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए 156 दवाओं के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के प्रोडक्शन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। दवा कंपनियों को इससे बड़ा झटका लगा है। 156 दवाओं के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगी हुई है। उनके उत्पादन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दवाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जा रहा है। केंद्र सरकार का रोक लगाने का ये फैसला हुआ है। एंटीबायोटिक्स, एलर्जी, पेन किलर्स इसमें शामिल हैं। मल्टीविटामिन्स, बुखार, हाई बीपी की दवा भी इस लिस्ट में शामिल है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड केंद्र की कमेटी की ये सिफारिश है। DTAB ने दवाओं के दावों को सही नहीं पाया है। FDC में 2 या 2 से ज्यादा दवा तत्वों का मिश्रण इसमें पाया गया है। लेकिन सवाल है कि जो लोग इतने दिनों तक ये दवाएं खाते रहे, उनका क्या होगा? इससे पहले भी प्रचलन में रही कई दवाएं बैन की गई। इसके अलावा कई ऐसी दवाएं अब भी भारत में चल रही हैं जिन पर दूसरे देशों ने पाबंदी लगा रखी है। तो क्या हमारी दवा नीति में सुधार या सख्ती की इस वक्त जरूरत है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन के पास, जो बताएंगे इन दवाओं को बैन करने की क्या बड़ी वजह रही है। और रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, ये बड़ा फैसला लिया गया है, वाकई ये आम लोगों से, आम दर्शकों से भी जुड़ता है। ये इस बड़े फैसले से इस वक्त जो आम उपभोक्ता है इन दवाओं का, वो क्या समझे? जी देखिए सिकता, 2012 में पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसने ये कहा था, उसके पास शिकायत आई थी कि देश भर में तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ बिक रही हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, जिनको होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद में ये जो जिम्मा है वो ड्रग कंट्रोलर को सौंपा गया और उसके बाद में जब जांच हुई तो अभी फ़िलहाल जो है वो तकरीबन 1500 के करीब जो कॉम्बिनेशन है दवाओं के, उस पर रोक लगा दी गई। अब ये जो हालिया में जो रोक लगाई गई जिन दवाओं के कॉम्बिनेशन पर, 156 ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशन है इसमें। ये आप देख सकते हैं, एक ऐसी लिस्ट दिया है कि जिसमें जैसे मसलन एक सरल भाषा में अगर समझाना चाहें दर्शकों को, तो जैसे आप जो है वो पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो पैरासीटामोल अगर अकेले वो दवाई है, किसी भी कंपनी की आप ले रहे हो तो वो ठीक है। लेकिन अगर पैरासीटामोल प्लस पेंटाजोसिन नाम का उसमें कोई एसिड है और उस कॉम्बिनेशन की कोई दवा बिक रही है या कोई कंपनी बेच रही है, तो उस पर जो है वो रोक लगा दी गई है। इसी तरीके से तमाम सारी दवाइयां हैं, जैसे डिस्क्लोफेनेक है, सोडियम है, उसमें अगर उसमें जो है वो कोई और कॉम्बिनेशन है उस पर रोक लगाई गई है। पैरासीटामोल के साथ में जो डिक्लोफेंस पोटेशियम का जो कॉम्बिनेशन है उस पर रोक लगाई गई है। तो ऐसी तमाम सारी दवाइयां हैं, लेकिन चूंकि एक आम नागरिक इन सारे जो कॉम्बिनेशन है उसको नहीं समझता है, तो उसकी वजह से कई बार जो डॉक्टर हैं वो गैर जरूरी दवाइयां ऐसे लिख देते हैं। तो अब जो है वो ड्रग कंट्रोलर ने ये कहा है कि इन दवाइयों पर बैन लगा दिया गया है। आगे भी कई सारी दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दवाइयां हैं ये कहां से अप्रूव हुई हैं ये भी उनको नहीं मालूम है, क्योंकि अगर कोई DGCI से अप्रूवल लेता है तो वो अप्रूवल के 4 साल के बाद में राज्यों के पास में ये जिम्मा होता है कि वो जो दूसरी कंपनियां हैं वो राज्यों से इजाज़त लेती हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशन की दवाइयां बनवाने में। तो उनका कहना है कि ये जो जितनी भी सारी दवाइयां हैं अगर इस कॉम्बिनेशन से बिक रही हैं तो वो गैर जरूरी हैं और इन पर बैन तुरंत लगा दिया गया है। और आगे जो है वो राज्य सरकारों को भी एक चिट्ठी लिखी गई है कि कभी भी नई दवाओं के रजिस्ट्रेशन को न करें। जब भी इस तरीके के दवाएं आए तो उसको आप रजिस्टर्ड न करें और देखभाल कर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करें, ताकि इस तरीके की जो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है वो बाजार में न बिकने पाए। क्योंकि गैर ज़रूरी अगर आप दवाइयाँ खाते हैं तो उससे फिर इन दवाइयों का असर
धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही वजह रही कि इसको जो है वो बैन लगाना पड़ा। और ये भी कहना है कि तकरीबन 550 ऐसे और कॉम्बिनेशन की जो दवाइयां हैं वो भी डीजीसीआई के राडार पर हैं और उनको भी अभी चेक किया जा रहा है। जैसे ही उनको चेक करने के बाद में ये लगेगा कि ये भी गैर जरूरी हैं, इनका कोई जो है वो स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है यानी नुकसान कर रही हैं, तो आगे भी इस तरीके की दवाइयों को बैन किया जाएगा। लेकिन खास तौर पर जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको जरूर एक बार कॉम्बिनेशन जो है दवाओं का देख लेना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल, और ये एक बड़ा फैसला हुआ है दवा कंपनियों के। हालांकि ये बड़ा झटका भी माना जा रहा है, लेकिन एक आम मरीज के लिए, आम उपभोक्ता के लिए वाकई एहतियात के तौर पर और उनकी सेहत को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रवीश रंजन आपका। और इसी मुद्दे पर चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। एक खास पैनल है मेरे साथ, डॉक्टर वाई के गुप्ता पूर्व प्रमुख हैं फार्मा विभाग एम्स के, साथ ही यश अग्रवाल होंगे वाइस प्रेसिडेंट RDCA के, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो आप बात सुन रहे थे, रवीश रंजन जो रिपोर्ट कर रहे थे कि तमाम कॉम्बिनेशंस की दवाएं हैं जिन पर अब बैन लगने वाला है। इस वक्त एक आम जो मरीज है जो इन दवाओं का उपयोग कर रहा है, वो कौन कौन सी दवाएं अब उसे नहीं मिलेंगी ओवर द काउंटर, और इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह? देखिए, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में ये कहा जाता है कि कभी कभी अननेसेसरी उसका ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है। जैसे आपके लिए फॉर एग्जांपल बता दूं, आपको फीवर है तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल की जरूरत है, पर उसकी बजाय उसमें आप कॉम्बीफ्लेम या फ्लेक्सॉन या कुछ और कॉम्बिनेशन की मेडिसिन लिखते हैं जिसमें अलग अलग मेडिसिन का एडिशन है। तो फीवर के लिए अगर सिर्फ पैरासीटामोल की जरूरत है तो कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल होता है उसको लिखने से नुकसान भी हो सकता है, फायदा कम होगा। और ये तो सिर्फ दो की बात हुई। जो मार्केट में जो मेजर आप लिस्ट देखेंगे उसमें दो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन की तो छोड़ दीजिए, एक ही मेडिसिन में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं जिसका कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट की जो बॉडी है, ड्रग टेक्निकल कमेटी एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिसने स्टडी किया कि किन किन कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्टडी करके बैन किया गया। और ये कोई नई चीज नहीं है, विदेशों में ऑलरेडी कुछ कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बैन होते हैं, पर उसको लीगली इंप्लीमेंट करने में जो भी समय लगता हो अपने प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन जो टेक्निकल बोर्ड का डिसीजन है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो उसने पाए होंगे कि जिनके अपने साइड इफेक्ट हैं, उसको बैन करना एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि ये एक मरीज के लिए, एक उपभोक्ता के लिए या जो भी यूजर है उनके लिए बेहतर है और डॉक्टर्स के लिए भी बेहतर है। तो आप कह रहे क्योंकि हैं कि अगर एक आपको अच्छा कदम सिंगल है, लेकिन जो आपने एक भी सवाल उठाया कि विदेशों में ये बैन रहता है लेकिन हमारे यहाँ अमल में आने में से वक्त लगता है। यश अग्रवाल, क्या हमारी स्टडीज, हमारी तैयारी इतनी नहीं होती कि दवाएं मिलती हैं फिर एकदम से दवा कंपनियों को बोला जाता है कि आप इसे अब बेचना बंद कर दीजिए? देखिए मैडम, थोड़ा सा तो गैप्स हैं। आई वुड से कि थोड़ा सा हमारी जो पॉलिसी बनती है रेगुलेटरी, जब ये कॉम्बिनेशंस को अप्रूवल दिया जाता है, चाहे वो स्टेट से दिया जाए, चाहे ज़्यादातर ये स्टेट से दिया जाता है, तो थोड़ी सी गैप्स तो है हमारी रेगुलेशंस के बीच में, जिसको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उसको गैप को प्लग करे। एंड आगे जाके ये हमारे पॉपुलेशन के लिए ही अच्छा रहेगा, हमारे सिटीजन्स के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी इसमें बहुत सारी ऐसी दवा होती हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं होती है, तभी इनको बैन करा गया है। जिनको उनके बॉडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता है। हो सकता है वो कोई नुकसान ही करता हो बॉडी में जाके, तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें बैन हुई। तो हाँ, थोड़ा से गैप्स हैं। आई थिंक वो हमारी गवर्नमेंट बहुत उजारू है इस बारे में, तो ज़रूर वो इस चीज़ों को, गैप को प्लग करेगी। जी, डॉक्टर वाई के गुप्ता भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, जो सवाल यहाँ उठ रहा है, जो कॉम्बिनेशन वाली दवाएं हैं, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने ये एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया कि कॉम्बीफ्लैम की जगह या पैरासीटामोल के साथ अगर कुछ दवाएं और मिक्स कर दी जाएं, चाहे वो सर्दी खांसी से जुड़ी हो या दूसरी किसी बीमारी से, तो उस तरह की कॉम्बिनेशन दवाओं की इजाज़त हमारे देश में कैसे मिल जाती है जबकि दूसरी जगहों पर ये बैन होती है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। दवाइयों को जो बाज़ार में आती हैं, वो हिंदुस्तान में थोड़ा-सा अभी हमारे यहाँ
कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन की कमी रहने के वजह से हुआ। ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ये नो ऑब्जेक्शन देता है और उसके बाद में स्टेट ड्रग कंट्रोलर उसको मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंसिंग की परमिशन देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर की परमिशन नहीं होती है, लेकिन वो लोग उस दवाई का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बना के स्टेट ड्रग कंट्रोलर से परमिशन ले ली उन्होंने काफी दिनों पहले। और ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बहुत सालों तक बिकते रहते हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट्स की या सरकार की इस पे नजर पड़ी कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो क्यों है, तब इस पे कमेटी बैठाई गई। अभी हमारे एक सहयोगी कह रहे थे कि अचानक दवाइयों को बनने के लिए कहा, अचानक नहीं है, इसकी कमेटी काफी दिन पहले बनी थी, इस पे बहुत विचार हुआ, इस पे कंपनियों से भी उनकी सफाई मांगी गई और 2-3 चीजें इसमें जरूरी है जानने के लिए। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 2 दवाइयों को जोड़ करके एक फॉर्मुलेशन में बना दिया जाए। अब इसमें एक एंटीबायोटिक है जो कि खास डोज में फिक्स 3 दिन में 3 बार या 4 बार 7 दिन या 10 दिन तक लेनी है या 4 दिन तक। उसके साथ में हमने जोड़ दिया पेन किलर या बुखार की दवाई जो कि हमको एसओएस या जब बुखार हो उस समय देनी है और हमको 2 दिन देनी है या 3 दिन देनी है। इन दोनों की दवाइयों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इसको हमने भ्रामक प्रचार करके इनको हमने को दोनों में जोड़ दिया। तीसरा क्या किया हमने, इसमें एक एंटी एलर्जिक भी डाल दिया। बहुत बार आदमी को जुकाम होता है तो उसको पैरासीटामोल की जरूरत होती है, उसको एंटी एलर्जिक की जरूरत होती है, लेकिन उसको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। उसको हमने एक फिक्स डोज फॉर्मुलेशन बना दिया। अब अगर इसको आदमी लेगा लगातार तो इससे एक तो हमने एंटीबायोटिक को बिना मतलब उसको दिया, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एएमआर जो आजकल में विश्व में सबसे मुसीबत पैदा कर रहा है उसको हमने दिया। तीसरा, अगर उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है तो हमने इसको पेन किलर अननेसेसरली दिया। तो ये खतरनाक भी हो सकती है, फायदा नहीं है, इसलिए इनको जितनी जल्दी लगाम लगा सकें लगाया। और सरकार का बेहतर फैसला है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर मिश्रा, आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि 156 दवाओं को लेकर आज फैसला लिया गया है। ऐसे में जो लोग इसका सेवन करते आ रहे थे, जाहिर तौर पर उनके शरीर पर इसका असर भी दिखेगा आगे चलकर, ये हम मान सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कहें कि बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो आप जिस तरह से कॉम्बिनेशन दवाएं हम ओवर द काउंटर खरीद के इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अगर आज के दिन अगर ये बैन भी हो जाती हैं तो? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जरूरी नहीं कि खराब पड़ेगा, जरूरी नहीं कि वो पेशेंट की किडनी खराब ही हो गई हो, नहीं, ऐसा नहीं है। होने की संभावना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की संभावना है। तो जिस चीज का कोई फायदा नहीं है और नुकसान होने की संभावना है तो उसको बाजार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये चर्चा डॉक्टर गुप्ता हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर विदेश मंत्री संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। आइए हम सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर वो क्या कह रहे हैं। क्लियर कॉन्टेक्स्ट in which the visit is taking place, and obviously much of the discussion was spent with regard to the war in Ukraine. So before I come to exactly what was discussed, I just want to give a little bit of background here, which is that there have been a number of public positions taken by India and by the Prime Minister on this subject. A little more than 2 years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. He had also underlined that dialogue and diplomacy are the key. Most recently, he emphasized that the solution will not come out of the battlefield. And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. Now, I also want to, I'll come to the joint statement, but there's a particular segment in the joint statement which pertains to the conflict
So let me read that out, which is that the Prime Minister reiterated the need for sincere and practical engagement between all stakeholders to develop innovative solutions that will have broad acceptability and contribute towards early restoration of peace. He reiterated India's willingness to contribute in all possible ways to facilitate an early return of peace. Now, while I read that part out from the joint statement, again, just to refresh your memory, or for those of you who may not be entirely aware of it, I would like to remind you that in the past, India has actually been actively associated with various efforts led by various countries in this regard. We supported the Turkish effort in 2022 to open up the Black Sea grain corridor. In September 2022 also, Prime Minister Denis Shmyhal actually took up with us the concerns regarding the Zaporizhzhia nuclear power plant at that time. It was a matter on which we had been thereafter directly in touch with the Russians, and then back to the Ukrainian side, also been in touch with IAEA Director General Rafael Grossi. हम सुन रहे थे विदेश मंत्री जयशंकर को, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के बाद जारी किया जा रहा है। युद्ध का युग नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान का केंद्र हो सकते हैं। समाधान युद्ध क्षेत्र से नहीं निकलेगा, कह रहे थे विदेश मंत्री। और साथ ही दोनों पक्षों को, यानी कि भारत और यूक्रेन को एंगेज होना होगा समाधान या सल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। लेकिन ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद NDTV इंडिया में खबरें जारी हैं। पाँच की बात में हम चर्चा कर रहे हैं। आज 156 दवाओं के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसका क्या मतलब है? जो लोग इसका सेवन करते आए हैं अभी तक, क्या उनकी सेहत के पर इसका असर आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में दिखाई देगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हम लौटते हैं डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, जो सवाल हमने इस ब्रेक से पहले पूछा था, जिन लोगों ने इसका सेवन किया हुआ है और लंबे अरसे तक इसका सेवन करते आए हैं, उनकी किसी भी तकलीफ की वजह से, क्या आगे उनके भविष्य में इसका असर उनकी सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा? सीखता मैं दो बातें क्लियर करना चाहूंगा। पहली ये कि जो ड्रग होती है उसका ट्रायल होता है तो वो आइसोलेटेड ट्रायल होता है। जैसे हमने कोई नई ड्रग डिस्कवर की तो ए के ट्रायल ही करते हैं। अब इसीलिए प्रोफाइलेक्टिकली ए का BCD XYZ से कॉम्बिनेशन का ट्रायल चूंकि नहीं हुआ होता है, तो आइडियली सिंगल ड्रग ही यूज करनी चाहिए। और यही वजह है कि जब हम IV लाइन लगाते हैं जिसमें मेडिसिन दी जाती है, दो ड्रग को एक साथ कंबाइन करके नहीं लगाते। क्योंकि जो ट्रायल हैं, जो रिपोर्ट्स आई होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं, वो सिंगल ड्रग के साथ होते हैं। जब उसमें केमिकल है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वी डोंट नो कि व्हाट इज द फ्यूचर। और यही वजह है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को देने के पहले प्रोफाइलेक्टिकली ट्रायल होना चाहिए, जो नहीं होता है क्योंकि हर आदमी, हर कंपनी अपने हिसाब से कुछ बनाती है, बिना ट्रायल के उसको मार्केट में लाती है। ये वजह है, एक इंपॉर्टेंट रीजन, कि जिस वजह से ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बैन किए जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन हार्मफुल हों, वो हो सकता है कोई नुकसान ना कर रहे हैं। तो ये मतलब ये कहना कि जिन्होंने ले लिया उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय। क्योंकि अगर कुछ एक्यूट प्रॉब्लम होती तो पता चलती, और अगर लॉन्ग टर्म का जब तक ट्रायल नहीं हो तब तक ये कहना मुश्किल है कि उसका कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। दूसरी बात हो रही थी कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम हमने देखा भी कोविड के समय में, जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी, उसके बाद दूसरे देश की वैक्सीन को किसी इंडिया में ला करके चलाने के लिए भी
लीगल प्रॉब्लम में 2-2 3-3 महीने का समय लगा था, जी। वो इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्टिनेंट और हर कंट्री का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। तो जब तक उस देश में उसका ट्रायल ना हो या उसके इफेक्ट ना देखे जाएं, तब तक किसी भी मेडिसिन को ओके करना या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन करना या अलाउ करना ये डिफिकल्ट होता है। तो जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजरल टाइम लगता है वो साइंटिफिकली जस्टिफाइबल है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रायल में प्रूफ हो चुके हैं कि कॉम्बाइन में विदेशों में बैन है, उसको प्रायोरिटी पे देखना चाहिए और उस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से टेक्निकल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे जो रिकमेंडेशन दी है, उसमें सारे स्टेक होल्डर को बुला करके डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो ऑर्डर आया है सबके बेनिफिट के लिए आया है एंड इट इज गुड फॉर कंट्री। जी, तो एक अंदाज़ा यश अग्रवाल ये लग रहा है कि दवाएँ बेचने के लिए कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल होता है, तो एक तरह से बाज़ार, मार्केटिंग हावी रहता है और उसका असर हम अब देख रहे हैं कि इनको बैन ही करना पड़ता है इस तरह की दवाओं को। जी बिल्कुल, वो बहुत सारे एफडीसी जो हम कहते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मार्केटिंग इजी हो उनकी। जब मेडिकल रेप्स जो हैं वो अगर कंपनियों से जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो इस तरह की बात बताते हैं कि इसमें हमने एंटीबायोटिक, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी डॉक्टर गुप्ता, की इसमें हमने एंटीबायोटिक के साथ एंटी एलर्जी भी डाल दी है। तो आप दो दवाएं ना लिख के आप एक ही लिख सकते हैं। तो इसके ये चीजें मार्केटिंग में हेल्प करती हैं दवा कंपनियों के। तो इसकी वजह से एफडीसीज का जो इतना ज्यादा चलन है, और भी कई रीजन होते हैं। एक और रीजन होता है कि बहुत सारी जो जरूरी दवा होती हैं वो एनपीपी के अंदर आती हैं, नेशनल प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो वो सिंगल कॉम्बिनेशन आती हैं, अगर जैसे ही उसकी हम डबल कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन कर देते हैं, वो एनपीपीए से बाहर हो जाती जी। है। ये भी एक रीजन होता है जब दवा कंपनियां जो हैं एफडीसीज को बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर पैरासिटामोल एनपीपी के अंदर आता है, जी। मगर पैरासिटामोल के साथ अगर 2 शॉट हम और जोड़ देंगे तो वो एनपीपीए से बाहर हो जाता है। उसकी हुँ। प्राइसिंग के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती कब। दिस इज अनदर रीजन। ये एक और रीजन होता है कि एफडीसीज कंपनीज प्रमोट करती है। जी, एक छोटा-सा आखिरी सवाल, क्योंकि वक़्त बहुत कम है डॉक्टर गुप्ता। ये जो 156 दवाएँ हैं, इनके कॉमन नाम वो कौन-कौन से हैं जो अब मार्केट में नहीं मिलेंगे? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की हैं। एक तो एंटीबायोटिक कैटेगरी किसी भी दवाई के साथ में नहीं देनी चाहिए, हुँ। एक्सेप्ट कुछ एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन जरूरी हैं। कुछ एंटीबायोटिक के साथ में जो एंटीबायोटिक को बढ़ाने की क्षमता करते हैं दवाई, उसके अलावा जी। कोई भी एंटीबायोटिक के साथ में पेन किलर, उसके साथ में मसल रिलैक्सेंट, उसके साथ में एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक, ये दवाइयाँ एक तरफ से इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। नंबर 2, बहुत सारे पेन किलर्स ऐसे होते हैं जिसके साथ-साथ में उसमें और भी उन्होंने डाल दिया, विटामिन डाल दिया, उसमें जी। विटामिन सी डाल दिया, उसमें मसल रिलैक्सेंट डाल दिया। इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। बेसिक मुद्दा होता है पेशेंट में रिस्क बेनिफिट असेसमेंट का, हुँ। कि अगर ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को लगाने से अलग-अलग दवाई देने के बजाय जब हम फिक्स डोज देते हैं, तो उसको पोटेंशियल रिस्क और पोटेंशियल बेनिफिट में, अगर पोटेंशियल रिस्क ज़्यादा है, जी। तो उस दवाई को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को नहीं रखते। और यही सिद्धांत पे इन ये 156 156 दवाइयों का। दवाएँ जो हैं वो मैं एक आज। बार ये क्लियर कर जी। दूं कि ये जी। ज़रूरी नहीं है कि उनको कुछ एकदम से झटका लग जाए, कुछ किडनी खराब, ऐसा नहीं होता। लेकिन आगे से देने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो ये बड़ा फैसला हुआ है। 156 दवाओं के जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी गई है और ये एक बड़ा फैसला दवा इंडस्ट्री के लिए इस वक्त है और बड़ा झटका भी है दवा कंपनियों के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और चर्चा। अदालतों में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं तो एलिमनी की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन क्या वो डिमांड जो है, जो एक तरह से कहें जो अमाउंट मांगा जाता है एलिमनी के तौर पर, क्या अदालत की नज़र में वो सही होते हैं या गलत, ये देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब 5 की बात में एक दूसरा मुद्दा। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक तलाक का मामला सामने आया जिसमें पत्नी ने मेंटेनेंस की जो मांग रखी उसे सुनकर जज भी चौंक गई। महिला के वकील ने जब 6 लाख रुपए हर महीने मेंटेनेंस की बात रखी तो जज ने कहा कि आप सही आंकड़ों के साथ आइए।
महिला जज ने कहा कि 6,16,000 रुपए भला कौन सी महिला महीने पर खर्च करती है। महिला के वकील ने कहा कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं। इस पर जज ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ब्रांडेड कपड़ों का शौक है तो खुद कमाना चाहिए। क्या आप ये नियमों का गलत फायदा नहीं उठा रहे हो? पति के तरफ से पेश हुए वकील ने इसका विरोध भी किया और कहा कि ये उत्पीड़न है। आइए आपको सुनाते हैं अदालत में इस पूरे मामले में क्या हुआ था। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client, what is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. और एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की अदालत में भी आया जब पत्नी ने तलाक के बाद मेंटेनेंस में 4 लाख रुपए महीने की मांग रख दी। पति रिटायर्ड डीजी पुलिस हैं। ये जानकारी मिलते ही जज ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि डीजीपी की तनख्वाह हाईकोर्ट जज के बराबर होती है। हमें 4 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें पता है। और आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर अदालत में क्या कहा गया। आप बता दीजिए कितना अमाउंट अवार्ड किया है ट्रायल कोर्ट ने? We have claimed rupees 4 lakhs per month. और मंथ? अच्छा, Per month. क्या पद करते हैं आपके पति? DG police, he was उनको DG. कितनी पेंशन मिलती है? 4 लाख रुपए महीना मिलती है पेंशन? My lord, the pension, he was in service at that particular point of time. My lord. कितनी तनख्वाह मिलती है? डीजी की तनख्वाह हाईकोर्ट जज के बराबर होती है। हमें 4 लाख रुपए नहीं मिलती है, इसलिए हमें मालूम है। My lord, paragraph number. डीजी इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and salary of secretary to government of India is equivalent to the high court judge. Now high court judge does not get 4 lakh rupees. आपको मिलते हैं। आपके ट्रायल कोर्ट में वकील लोग अगर कानून नहीं पढ़ते तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो तलाक के बाद जब 4 लाख रुपए एक महीने की मांग रखी गई तो अदालत ने कहा कि जो महिला 4 लाख रुपए मेंटेनेंस की मांग रख रही हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके जो पति हैं जिनको वो तलाक दे रही हैं, क्या वो इतना कमाते हैं? क्योंकि अदालत को ये जानकारी है कि एक डीजी कितना कमाता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह हाईकोर्ट जज के बराबर होती है और उन्हें 4 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। और वहीं दूसरा मामला जो एक दूसरे राज्य में दूसरी अदालत में आया था, जब मेंटेनेंस के लिए 6 लाख रुपए की मांग रखी गई, तब जज ने कहा कि अगर आपको ब्रांडेड कपड़ों का शौक है, अगर आपको महंगी चीज़ों का शौक है तो आप खुद कमाइए, तलाक के ज़रिए इसे हासिल करने की कोशिश ना करें। यही है चर्चा का मुद्दा। डॉक्टर रंजना कुमारी चेयरपर्सन है WPC की, साथ ही रणदीप दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ेंगे। रंजना जी, आपने सुना इन दोनों मामलों को, मेंटेनेंस को लेकर ये पूरा मामला था और अदालत ने सख्त टिप्पणी दोनों ही मामलों में की है। देखो सत्ता, ये सबसे ये उचित नहीं है कि कोर्ट अपने हिसाब से चले, इसमें इस तरह की बातें महिलाओं को सुनाई जाए, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि उनकी क्या तनख्वाह है, क्या वो बिजनेस फैमिली की है, क्या उनके बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, खर्चा क्या है एक महीने का। तो तमाम चीजों को देखते हुए, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हर जगह एक तरह से उसकी इद्दत की या आलमनी की व्यवस्था है। और ये अब ये भी पहले तो होता था खाली 500 रुपया देंगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। अब धीरे धीरे करके ये भी तय हुआ कि भाई जो असेसमेंट किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, उसका असेसमेंट कराया जाएगा, पति की रहन सहन का जो जीवन है, जिस तरह से वो महिला वो जीवन जी रही थी। अब 4 लाख रुपए जज को मिलते हैं या हमें 1 लाख भी नहीं मिलता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब इस बात से है कि उसका अपना खर्च
अभी तक किस तरह का रहा उस परिवार में रहते हुए, और आगे उसका रंजना जी, खर्च कैसे जब निभाया उस जाएगा। महिला के वकील का आर्ग्यूमेंट होता है, वो जो कर्नाटक का मामला है, उसमें उस महिला के वकील का आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें ब्रांडेड कपड़े पसंद हैं, इसीलिए उनको इतना इतना पैसा चाहिए अपने कपड़े खरीदने का। तो वो भी क्या वाजिब है इस तरह की डिमांड्स रखना? देखो, अब ये तो अब इसमें तो डिपेंड करता है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बहुत कमाते हैं, बड़ा पैसा उनके पास है, उनको कोई बहुत खास, सरकार भी उनसे टैक्स नहीं ज्यादा लेती है, बल्कि नौकरी पेशा वालों से ज्यादा टैक्स लेती है। तो ऐसे में उन लोगों की ये चीजें, और बाजार से ये चीजें खरीदने की उनकी जो एक मंशा है, एक इच्छा, वो रहती है और वो पूरी होती है। अच्छा, आप देखिए, औरत को ना पढ़ने का मौका, ना उसको नौकरी करने का मौका मिला होगा जब तक वो शादी में रही होगी। तो मैं उसकी पारिवारिक परिस्थिति के बारे में, चूंकि प्रोग्राम में मैं अभी आई, तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन अगर खर्च की आदत ऐसी रही है और खर्च इस तरह से हुआ है उसके ऊपर, और पति का भी अपना खर्च उसी तरह का होगा। मैं नहीं समझती हूँ कि जिसकी पत्नी ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहती है, वो पति ब्रांडेड घड़ी और कपड़े और सूट बूट नहीं पहनता होगा। तो ये तो एक इक्वालिटी की बात है कि आप शादी में सड़क पे नहीं ढकेल देंगे। और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि एक जज अपनी तनख्वाह से इस बात को तौल रही है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है औरत के प्रति। और अगर तो उसके पास ऐसा खर्च का कोई रैशनल नहीं है, मतलब कहते हैं ना, बताएं कि कैसे ये खर्च होगा, ये खर्च, तो वकील ने कह दिया इनको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, तो ब्रांडेड कपड़े अगर पहनती रही अभी तक तो पहनेंगी, आगे भी पहनना चाहेंगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। आप ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों से आपने पूरा देश भर दिया है। अब जब कोई ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहेगा तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो बड़ा। संदीप दुबे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लॉ इस पर संदीप जी क्या कहता है? जैसे कि रंजना जी कह रही हैं कि ये महिलाओं का अधिकार है, अगर वो अपनी जो उनकी आदतें हैं या फिर जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, अगर वो अपनी बात रख रही हैं और उनको एक उस तरह का अमाउंट चाहिए जिससे वो डिवोर्स ले रही हैं उस पति से, तो ऐसे में उसमें कोई गलती नहीं है या फिर कुछ गलत भी नहीं है। तो लॉ क्या कहता है? क्या दायरे से बाहर जाकर इन दो महिलाओं ने अदालत के सामने इस तरह का अमाउंट रखा था? सिकता जी, देखिए, जो हम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 जो है वो जेंडर न्यूट्रल की बात करता है। वो भेदभाव नहीं करता पुरुष और स्त्री में। हम रंजना जी को सुन रहे थे, वो अच्छी बात है, वो महिलाओं का समर्थन कर रही थी। लेकिन इसमें जो मेंटेनेंस कितना देना होता है, ये व्यक्ति की आय, संपत्ति, जिम्मेदारी और जरूरतों को देखकर तय किया जाता है। और चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, तो इस केस में वर्तमान में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जज साहब के विवेक पे है। लेकिन ज्यादातर जो ये केसेस फाइल होते हैं, उसमें इनकम एफिडेविट भी फाइल होता है। तो उसमें पति का कितना इनकम है, कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, स्त्री जो है उसका, वाइफ है, उसके पास कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, और ये देखने के बाद किस पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी पति को भी मेंटेनेंस मिल जाता है, पतियों को भी मेंटेनेंस की जरूरत हो जाती है, उसके भी जैसे वो काम नहीं कर रहा है या बिल्कुल दिव्यांग है, ऐसी जो परिस्थितियां हैं, तो उनको भी राइट है कि वो मेंटेनेंस मिल जाए। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस हाईकोर्ट में आया, दिल्ली हाईकोर्ट में 2023 में, जहां पे मेंटेनेंस पे लोअर कोर्ट ने 30,000 महिला को कह दिया कि भाई 30,000 जो है आप देंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, उसको 21,000 कर दिया कि नहीं, इनकी 21,000 की जरूरत है, उसमें पूरा हो जाता है। तो कई बार ये लड़ाई का मामला है, आपसी लड़ाई में कोर्ट को भी कई बार सोचना पड़ता है कि क्या तय करें, उसको क्या दें ताकि उसकी रहन सहन बेहतर हो पाए। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को समान रूप से एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए जी। रंजना ताकि जी, किसी को दिक्कत ना हो। डिवोर्स के मामलों में कई बार हमने देखा है अदालती लड़ाई काफी खराब हो जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं आर्म ट्विस्ट कर रही हैं अपने मेंटेनेंस और एलिमनी निकालने के लिए, तो ऐसे भी खबरें आती रहती हैं अदालत के बाहर से डिवोर्स के मामलों में। जब तक कभी कभी ये नहीं कहा जाता, ये हमेशा कहा जाता है। और जजों की जो मानसिकता है या जो वकीलों की मानसिकता होती है, उसमें महिला ही दोषी है, क्योंकि वो क्यों अपने पति को छोड़कर जा रही है, क्यों वो इतना परेशान कर रही है। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट संदीप जी, बोल लेने दीजिए। महिला ही दोषी है, ये तो जो हमारा अजम्पशन है, हम वहां से अपनी बात शुरू करते हैं। और सबसे तो उसमें फिर क्या होगा, अगर महिला, अरे वो तो बड़ी फैशन वाली है, देखो वो तो कपड़े पहन के आई है, लिपस्टिक लगा के आई, दुनिया भर के कमेंट। हम लोग तो आप सबका जानते हो कितने सालों से इस तरह के केसेस में महिलाओं की मदद करते आए हैं।
40 साल हो गए अब तो मेरी जिंदगी के इस काम को करते हुए। तो मुझे मालूम है कि कोर्ट में एक बायस है और एक मेल बायस है, और महिला जज ने कहा है तो वो भी उसी बायस की ही एक तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन जैसा कि कहा गया, जैसे इन्होंने अच्छे से कोट किया है, वो दोनों हिंदू मैरिज एक्ट का देख ले, पर्सनल लॉ में तो सब में ही है, इंडियन डिवोर्स एक्ट में भी है, क्रिश्चियन लॉ में भी है, और उसके स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 36 और सेक्शन 37 में ये कहा गया है कि एलिमनी बेस होगी इनकम और नीड्स के ऊपर। तो अगर उस महिला की नीड है जिसमें उसका 6 लाख का खर्चा महीने का वो करती थी, तो निश्चित तौर पर उसको 6 लाख देना पड़ेगा और देना चाहिए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं महिला तो नमक रोटी खा के जी ले आपकी जिंदगी में से, अगर वो निकल गई है तो, और आप जितनी मस्ती है वो करें। भाई पैसा आप कमा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए वो आपकी पूरी सहभागिनी रही है ना, आपके बच्चे को पाल रही है, आपका घर चला रही है। जो कोई भी महिला आप शादी करके लाए हैं, अगर डिवोर्स हो रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मल शादी हुई है, तो शादी हुई है इसीलिए डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो अब वो उसमें फिर ये कहना कि नहीं इनका तो खर्चा बहुत ज्यादा है, इनको बड़ी शान शौकत की आदत है। अरे आपके साथ ही तो शान शौकत थी ना, तो अब आप क्यों चाहते हैं कि सड़क के किनारे झुग्गी में जाके वो रहने लग जाए? मतलब ये मानसिकता यही है। मानसिकता बायसेस लेकिन अब उसमें दर्शाता कितना है इस तरह का जो इस तरह के जो मामले आते हैं आप संदीप जी। लेकिन क्या अदालत में महिला को ये प्रूव करना होता है कि उसका पति फाइनेंशियली इतना केपेबल है और उसका इतना हिस्सा मुझे अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए? लॉ क्या कहता है, किस तरह से ये डिसाइड होता है कि एक महिला को डिवोर्स के वक्त इतना एलिमनी या इतना मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है? देखिए दिक्कत क्या है कि जो सेक्शन 24 की हम बात कर रहे हैं जिसमें मेंटेनेंस मिलता है, तो पत्नियों को कोई इसका विशेष अधिकार पुरुष या पत्नियों को नहीं है, वो तय होता है। आजकल इनकम एफिडेविट फाइल होती है, जो भी केसेस फाइल होते हैं, तो उसके हिसाब से कोर्ट भी देख के ये फैसला कर लेता है कि ये इतना पाने की वो हकदार है। लाइबिलिटीज भी देखी जाती है। एक बात बहुत बड़ी बात है, मैं रंजना जी हमेशा मैं इज्जत करता हूँ, हम लोग तो उनको देख के बड़े हुए टेलीविजन के चैनल पे, लेकिन बात मानसिकता की नहीं है रंजना जी, वकील की मानसिकता या न्यायपालिका की मानसिकता न्याय दिलाने की है। वो मानसिकता स्त्री के खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है कि आप बड़ी हैं, और मानसिकता ना लिपस्टिक को लेके है, ना मानसिकता बनने और संवरने को लेके है। ये भी तो देखना है कि जो पति है वो देने के लायक है भी या नहीं है। पुरुष होना भी अभिशाप तो नहीं है ना। आप हम ये दोनों रेल के पहिए, नहीं संदीप, मैं कहीं नहीं कह रही कि पुरुष होना अभिशाप हो जाए, दूसरे पहिए को हम दौड़ा नहीं कहीं नहीं कह रही हूँ। नहीं बिल्कुल न्याय की बात मैं भी कर रही हूँ, और इसमें ये तो मैम ने जेंडर बहुत न्यूट्रल अच्छी लॉ बात है। कही, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। हम दो पहिए हैं, अगर एक पहिए को पंचर कर देंगे दूसरा पहिया तो नहीं चल पाएगा, रेस नहीं लगा पाएगा। तो जज साहिबा ने बहुत अच्छी बातें कही, और उनके बाद से जो मूल था वो ये था कि हमें जेन्युइन होना चाहिए। अगर कोई डिमांड है वो जेन्युइन हो, और किसी पे इतना बर्डन मत कर दो कि वो आदमी देने के बजाय भागी जाए, फिर उसको पकड़ते रहो, कहाँ मिलेगा वो। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा कोर्ट कचहरी में, जब पुरुष ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि पकड़ लो, जो करना है जेल डाल दो, अब भैया मुझे पीछा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और हम वकीलों को की भी जिम्मेदारी न्यायपालिका के प्रति बढ़ जाती है। और खासतौर से आज तो मध्यस्थता आ गई है, मीडिएशन सेंटर हर जगह खुला हुआ है। ऐसे विवादों को मिल बैठ के ही सुलह कर लेना चाहिए, लड़ाई से तो हल नहीं निकलने वाला है। और मैं आपको तो हमेशा धन्यवाद देता हूं, आपने महिलाओं को लेके समाज में बहुत कुछ किया है। तो महिलाओं को ये समझाने और की भी जरूरत है कि पुरुष महिला दो डब्बे नहीं है। वो संदीप, जो आप कह रहे हैं कि एक रीजनेबल डिमांड अगर महिला की तरफ से, पत्नी की तरफ से रखा जाए तो वो उसको अदालत जरूर मानेगी रंजना जी। और जो जिक्र हाईकोर्ट के जज कह रहे थे कि हमको मालूम है कि एक डीजी को कितनी तनख्वाह मिलती है, वो हाईकोर्ट के जज के बराबर या उससे कम ही मिलती है। तो ऐसे में अगर 4 लाख की डिमांड हो रही है तो रीजनेबल वो नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वो पति अगर तलाक ले रहा है। ये तो सिप्ता ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, जैसा संदीप जी ने कहा, बिल्कुल सच जेंडर न्यूट्रल है। सो पति को भी मिल सकता है मेंटेनेंस, और पत्नी भी मेंटेनेंस के लिए जा सकती है। अगर पत्नी कोई डिमांड रखती है, और वो डिमांड देखा अक्सर हम लोग अब एक छोटा सा 5 सेकंड का केस है। IAS अफसर ने किराया देना बंद कर दिया, बच्चों की फीस देना बंद कर दिया, और फिर बाद में हम लोगों को लड़ाई लड़के उनसे चेक डलवाना पड़ता था हर महीने। बाद में उन्होंने वो चेक डालना भी बंद कर दिया, और वो बच्चों के साथ वो इधर उधर धक्के खाती। बिहार का केस है, दिल्ली में ये केस किया गया था। अब इसमें आप ये समझ लो कि अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सारी संपत्ति से डिबार कर दिया,
उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो कोई संपत्ति है ही नहीं, आपको हम क्या देंगे। तो असली तो तरीका ये होता है कि भैया अलमनी तो तब मांगना पड़ता है ना जब आधा हिस्सा आप संपत्ति में नहीं दे रहे हैं। अब दीजिए, जैसे विदेशों में होता है। एक हमारी यहाँ जर्मनी की अफसर यहाँ पे, किसी देश का नाम नहीं लूंगी, अफसर यहाँ पे थी, उनका जब डिवोर्स यही इंडिया में ही जब वो थी तब उस समय हुआ था, तो एक एक किताब पढ़ती थी, आधी आधी, मतलब एक किताब उनकी एक मेरी। तो ये जो पूरा हमारा जो पूरी व्यवस्था है वो महिलाओं को इसी निगाह से देखती है। अब इसमें इसके जैसा कि मैंने कहा, इस केस की डिटेल में मैं नहीं गई हूँ कि उनकी क्या आमदनी थी या पति क्या कर रहे थे। अक्सर बिजनेसमैन अपने आप को दिखा देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड इनकम नहीं है। कम से कम ये सब तो हम लोग पकड़ लिए कि भाई तुम्हारा तो इतना हर महीने तुम्हारे बैंक में आ रहा है। और औरत को बदचलन, औरत बड़ी तेज है, औरत ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा, ये तो अजम्पशन होता है ना। तो इसमें फिर ये अब इस केस के में ना जाके हम ये कहेंगे ठीक है, जो आपके साथ रही, आपकी ब्याहता है, आपके बच्चों की माँ, अगर बच्चे हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 50-50 तो बनता है ना, आधा आप दे दीजिए जो आपका है। तो लेकिन भारतीय पुरुष इस काम को नहीं करता है। अक्सर आप देखेंगे एलिमनी 1 बार 2 बार 3 बार देके गायब हो जाते हैं। ये संदीप ने ठीक कहा कि नहीं देगा, ज्यादा बोझा पड़ेगा, तो देते ही नहीं है वो। तो मतलब सोचो 500 से 2500 किया एलिमनी पहले, 500 से फिर 2500 देना शुरू, 500 से 2500 रुपए में एक औरत अपना आप घर कह रही चला ले, 50-50 अपने एक बच्चों को सही पढ़ा ले। रास्ता है, लेकिन संदीप जी बता चुके हैं कि जो लॉ या जो कानून कहता है वो ये कि रीजनेबल होके एक आमदनी के हिसाब से, पति के आमदनी के हिसाब से या पत्नी के आमदनी के हिसाब से आप मेंटेनेंस या एलिमनी मांगे तो अदालत के सामने, अदालत में आपका जो पक्ष है वो मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजना कुमारी और संदीप दुबे इस धन्यवाद संदीप, इस तमाम चर्चा के कॉम्प्लीमेंट लिए। दिए तुमने, धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। आज पहला नेशनल स्पेस डे है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। दिल्ली के भारत मंडपम में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था। चांद की दक्षिणी सतह पर उतरने वाला पहला देश भारत बना था। चांद पर यान उतारने वाला चौथा देश था भारत। विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर वहां पहुंचा था। विक्रम में चांद के आयोनोस्फीयर का अध्ययन किया था और 50 लाख से 3 करोड़ प्रति क्यूबिक मीटर घनत्व वाले इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन किया गया था। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह के नीचे खुदाई की थी। जमीन के 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान भी जांचा था। चांद की सतह से 60 डिग्री का अंतर था और 4 सेकंड का एक भूकंप भी पकड़ा था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान को सॉल्वर मिला था। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयन भी वहां मिला। 10 दिन में प्रज्ञान ने 100 मीटर का चक्कर लगाया था। ये सब चांद के अध्ययन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री भाग्यश्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। बतौर लीड एक्टर सलमान खान की पहली फिल्म थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन बनी ये फिल्म 80 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। प्रेम के किरदार में सलमान खान और सुमन की भूमिका में भाग्यश्री की अदाकारी ने लोगों का मन मोह लिया था। इस साल फिल्म को रिलीज हुए 35 साल पूरे हुए हैं, इसलिए इसे दोबारा रिलीज किया जा रहा है। 35 साल बाद फिर रिलीज हुई है सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और उस वक्त इस फिल्म ने करीब 28 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि ये फिल्म बनी थी सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। सूरज बड़जात्या ने फिल्म डायरेक्ट की थी और भाग्यश्री इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। हालांकि सलमान खान इससे पहले एक फिल्म में आ चुके थे, लेकिन वो बतौर हीरो नहीं आए थे। बतौर हीरो मैंने प्यार किया सलमान खान की
पहली फिल्म थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सलमान खान और भाग्यश्री के फ़ैन बन गए, और अब जब ये फिल्म 35 साल बाद रिलीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है उन सभी लोगों के बीच एक नॉस्टैल्जिया होगा, क्योंकि उन सबको ये फिल्म याद भी होगी। बहुत सारे इस फिल्म के डायलॉग्स थे जो लोगों को याद हैं, और अब जब ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो इस फिल्म के लिए कुछ लोग हैं जो आए भी देखने के लिए, और धीरे धीरे जैसे लोगों को पता लगेगा कि ये फिल्म एक हफ्ते के लिए पीवीआर में लगी हुई है तो वो लोग आएंगे इस फिल्म को देखने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो री रिलीज़ का चलन है ये कुछ वक्त से शुरू हुआ है वापस, और वो इसके पीछे जो कारण है वो ये है क्योंकि जब जो सिनेमा हॉल हैं उनके पास कंटेंट नहीं होता है तो बहुत सारी ऐसी फिल्में जो कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं, जो कि प्रूवन है, जिनके बारे में ये मालूम है कि ये सुपरहिट फिल्में हैं, उनको वापस रिलीज़ किया जाता है ताकि दर्शकों को वापस से सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया जा सके। अभी करीब पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो करीब 8 फिल्में हैं जो री रिलीज़ हुई हैं, जिनमें सलमान खान की हम आपके कौन भी है, इसमें जब वी मेट, इम्तियाज़ अली खान की रॉकस्टार, गोविंदा की पार्टनर और राजा बाबू जैसी फिल्में हैं जो रिलीज़ हुई हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी फिल्म नहीं है तो और भी फिल्में हैं जो रिलीज़ होंगी। तो कुल मिला के ये जो फिल्में हैं ये कई बार अच्छा बिजनेस भी करती हैं, जैसे कि इम्तियाज़ अली की फिल्म लैला मजनू जब ओरिजिनली रिलीज़ हुई थी तो उसका जो बिज़नेस था वो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जब री रिलीज़ की गई तो री रिलीज़ में उस फिल्म ने उसके ओरिजिनल रिलीज़ से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ये हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ लैला मजनू के साथ ऐसा हुआ, और इसकी वजह ये रही क्योंकि तृप्ति डिमरी एनिमल के बाद बहुत बड़ी स्टार बन गई, लोग उनको जानने लगे, तो वो लोग जिन्होंने वो फिल्म नहीं देखी थी और जो तृप्ति डिमरी को जानते थे वो देखने आए। तो इस तरह से कई बार कुछ फिल्में हैं जो कारनामा कर जाती हैं और जिनका बिजनेस या उनका कलेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैंने प्यार किया भी जो है एक हफ्ते के लिए सिनेमा घरों में होगी, हालांकि एक ही शो होता है ज़्यादातर। 12:30 का शो था इस सिनेमा हॉल में जहां मैं खड़ा हूं, इन्फिनिटी मॉल है ये, इसमें पीवीआर आइकन है, यहाँ पर एक शो था 12:30 बजे का, और ऐसे ही 2 और सिनेमा हॉल हैं जहाँ पर ये फिल्म लगी हुई है और लोग इसको देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इस 15 अगस्त को जो 3 फिल्में रिलीज़ हुई उनमें से स्त्री 2 जो थी उसने अच्छा कारोबार किया, लेकिन बाकी जो 2 फिल्में थी खेल खेल में और वेदा, इन दोनों फिल्मों ने कुछ खास कारोबार नहीं किया। तो फिर से सिनेमा घरों में जो है भीड़ थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन इस भीड़ को आकर्षित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ और ब्लॉकबस्टर फिल्में री रिलीज़ होंगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।